Hello students, good morning. In the last class we discussed about microorganisms, about the bacteria, algae, virus, protozoa and fungi. जिसमें हम लोगों ने देखा था फंगी के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले ही बता चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन with our naked eyes. We have to use microscope to see them. जिसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो फंगी में देखे थे और लास्ट क्लास में हमने कहा था, एक बार फिर से इन्हें हम डिस्कस करेंगे। फंगी के बारे में आपको बताया गया कि फंगी जो है यह प्लांट्स में इसको रखा जाता है, जबकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होते। फंगी do not contain chlorophyll but are in plants group because they are similar in having cell wall. फंगी में सेल वॉल होते हैं, जिसके कारण इसको प्लांट ग्रुप में रखा गया, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। अब ड्यू टू absence of chlorophyll, fungi cannot perform photosynthesis. They cannot prepare their own food themselves. वो अपना फूड प्रिपेयर खुद नहीं कर सकता। दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर डेड एंड डिकेइंग मैटर। फंगी सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर ड्यू टू व्हिच these are saprophytes. These are saprophytes. फंगी क्या है? सैप्रोफाइट्स है। वो क्यों है? क्योंकि यह फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, इसे दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है। तो फंगी से रिलेटेड चीजें हम देख चुके थे। आज हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, as we know that bacteria are the oldest and smallest organism on the earth. अर्थ पर सबसे कोई पुराना ऑर्गेनिज्म है, यानी सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनेशन हुआ, जिसने सबसे पहले अर्थ पे एग्जिस्ट किया ऑर्गेनिज्म के रूप में, वो है बैक्टीरिया। That means when the existence of life become possible on the earth, then first come bacteria. सबसे पहले बैक्टीरिया है, and after the evolution in them, then other organisms are developed and originated. उसमें इवोल्यूशन के बाद, उसमें डेवलपमेंट के बाद और भी ऑर्गेनिज्म डेवलप। तो बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। They are in animals because it behaves like the animal. It has the self life process. इसका अपना लाइफ प्रोसेस होता है, अपना मेटाबॉलिज्म होता है। It can found everywhere. ये कहीं भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है। In the body of plants, in the body of organisms, animals, human beings. यानी कि बैक्टीरिया कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। इट कैन एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर एज वेल एज एट वेरी हाई टेम्परेचर। यह लो से लो टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करता है और हाईयर टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकता है, वो भी इजीली। दैट मीन्स बैक्टीरिया हैव एबिलिटी टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। बैक्टीरिया में एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव करने की एबिलिटी होती है। बैक्टीरिया हैज सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन सॉइल, इन वाटर, इन एयर एंड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी हर कहीं हो सकता है। इसका साइज जो है स्मॉलर होता है, यानी अगर कहा जाए तो 0.2 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक।
यानी 0.1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक का साइज होता है। अब ये माइक्रोन तो लास्ट क्लास में बताए थे। माइक्रोन दैट मीन्स 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोन, यानी कि 1 मीटर में लगभग 10 lakhs माइक्रोन होते हैं। आप सोच सकते हैं कितना स्मॉल क्वांटिटी है। दिस इज वेरी स्मॉल यूनिट इज माइक्रोन। नाउ नेक्स्ट इज एल्गी। Algae are also in plants group. They contain chlorophyll so they can perform photosynthesis. इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, बट दे हैव नॉट डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीव्स। इसमें डिफरेंशिएटेड यानी रूट लीव्स स्टेम जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं होते। एल्गी में रूट लीव्स स्टेम आइडेंटिफाइड नहीं होते हैं, जबकि ये प्लांट की तरह बिहेव करता है। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर पिगमेंट। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कलर पिगमेंट होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कलर पिगमेंट दैट मीन्स green pigment, blue pigment, red pigment, and that is why algae are known as red algae, green algae, blue algae, and so on. Blue green algae. एग्जाम्पल अगर देखा जाए एल्गी का तो एनाबेना हो गया, स्पाइरोगीरा हो गया, नहीं ये सभी क्या नोस्टॉक है, ये सभी एल्गी का एग्जाम्पल्स है। तो एल्गी का जो साइज है वो स्मॉल से लार्जर तक होता है, यानी माइक्रोन से लेकर सेवरल मीटर्स तक होता है। कई मीटर का भी होता है और माइक्रोन साइज का भी होता है, यानी स्मॉलर साइज का भी होता है और लार्जर भी होता है। तो एल्गी जनरली ग्रो एंड डेवलप्स वेयर द न्यूट्रिएंट्स इज अवेलेबल, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस तो करता है, लेकिन ये किस पर डिपेंडेबल होता है? फंगी पर डिपेंडेबल होता है, फंगस पे डिपेंडेबल होता है। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो ये डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, इसे दूसरों पर डिपेंडेबल रहना पड़ता है। और इसलिए एल्गी एंड फंगी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रखा गया। आपने सेवन में पढ़ा होगा सिम्बायोटिक रिलेशन। तो symbiotic relation that means the association with the organism in which both organism depend on each other, जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो फंगी फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो वाटर मिनरल्स चाहिए उसके लिए इसे दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता है। एल्गी की एक और खासियत है, इट यूज द soluble oxygen in water, and due to which the excessive growth of algae in water causes death of aquatic animals. वाटर बॉडीज में एल्गी का ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा होना वाटर में ऑक्सीजन परसेंटेज को कम कर देता है। जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी 0.5% है। आपको पता होना चाहिए कि वाटर में कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है, तो 0.5%। एटमॉस्फेयर में कितना होता है? 21%। तो एटमॉस्फेयर के कंपेयर अगर एयर की तुलना में देखा जाए तो वाटर में जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है वो बहुत ही कम है। और एल्गी क्या करता है? उस सॉल्युबल ऑक्सीजन को जो वाटर में डिसॉल्व है उसे एब्जॉर्ब करता है। दैट मीन्स इट डिक्रीजेस
level of oxygen in water, and that is why it become और इट लीड्स टू द डेथ ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। यही कारण है कि ज़्यादा एल्गी डेवलप करने से एक्वेटिक एनिमल्स मरने लगते हैं, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और जैसा आपको पता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये था आपका एल्गी। अब आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोटोजोआ। आज शुरू करेंगे हम लोग प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ, these are also parasites because survive on living organism. Also some protozoa survive or live in the body of organism। कुछ ऐसे भी प्रोटोजोआ होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सर्वाइव करते हैं, कुछ होते हैं जो नेचुरली सर्वाइव करते हैं। तो प्रोटोजोआ आर आल्सो अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल इसमें आपका आ जाता है अमीबा, पारामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, तो these are प्रोटोजोआ। इसकी एक स्पेशलिटी क्या है? इट कैन सर्वाइव, दे कैन सर्वाइव ओनली इन फ्रेश वाटर। ध्यान देंगे, प्रोटोजोआ सर्वाइव, प्रोटोजोआ सर्वाइव in only fresh water, in only fresh water। ये फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव करता है, यानी पॉल्यूटेड वाटर में ये सर्वाइव नहीं करता है। प्रोटोजोआ कैन सर्वाइव इन ओनली फ्रेश वाटर। अमीबा है, पारामीशियम है, ये सब फ्रेश वाटर में ही सर्वाइव करता है। प्लाज्मोडियम इज आल्सो प्रोटोजोआ। इट इज मलेरिया पैरासाइट। कौन सा पैरासाइट है ये प्रोटोजोआ? मलेरिया प्रोटोजोआ। यानी कि यही वो प्रोटोजोआ है जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी फीमेल एनाफिलीज के काटने से जो प्रोटोजोआ हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है वो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। इसकी एक खासियत और है कि प्लाज्मोडियम जब भी डेवलप करेगा, जब भी मल्टीप्लाई होगा, वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होगा। इसका ग्रोथ कहाँ होगा? इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जस्ट लाइक वायरस। जैसा वायरस में देखने को मिलता है कि जो लाइफ साइकिल होता है वायरस का, वो कहाँ शुरू होता है? इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो प्लाज्मोडियम का भी ग्रोथ, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका डेवलपमेंट, इसका जो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म, वो सभी बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद होता है। दैट मींस इट यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड ग्रो। यह अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म का एनर्जी यूटिलाइज करता है, यूज करता है। तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ का साइज कितना होता है? 0. या कहिए 1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन टू 200 माइक्रोन। साइज ऑफ प्रोटोजोआ 1 माइक्रोन टू 200 माइक्रोन। स्मॉलर साइज है, 1 माइक्रोन से 200 माइक्रोन तक। नाउ नेक्स्ट वायरस।
तो वायरसेस आज भी एक डिस्प्यूट टॉपिक है कि इसे एनिमल में रखा जाए, प्लांट में रखा जाए, वो बात में बातें हैं। पहले तो ये क्लियर नहीं है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग। हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ते तो हैं, नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन अब भी अगर प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात आती है और उसमें वायरस के बारे में पूछा जाए कि वायरस क्या है, लिविंग है या नॉन लिविंग, तो इट हैज बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस में दोनों फीचर्स हैं। अगर वो एटमॉस्फेयर में है, किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में नहीं है, तो वो नॉन लिविंग है। उसमें सारी फीचर, सारे प्रॉपर्टीज किसके होते हैं, नॉन लिविंग के होते हैं। लेकिन अगर किसी बॉडी में है, चाहे वो प्लांट में हो, एनिमल में हो या ह्यूमन बीइंग में हो, किसी में भी हो, तो उसका फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो यहाँ पर तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरस भी आता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डेली लाइफ में। नहीं, इंपॉर्टेंट मतलब ऐसा नहीं है कि सारे रोल फेवरेबल ही हो, कुछ अनफेवरेबल भी होता है, तो इसका रोल हमारे लाइफ में अनफेवरेबल है। इट अफेक्ट्स आवर लाइफ बट इट नॉट गुड मैनर्स, इट इन बैड मैनर्स। वायरस आर वेरी स्मॉलर इन साइज। इसका साइज कितना होता है, 0.0152 0.1 माइक्रोन। ध्यान देंगे, इसका साइज जो होता है वो बहुत ही स्मॉल, 0.1 0.015 to 0.1 micron तक होता है। That means very smaller in size. They cannot grow, they cannot reproduce, they cannot multiply themselves. ये अपने आप प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, अपने आप मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। It develops or multiply by using the energy of the host organism. यह होस्ट ऑर्गेनिज्म के एनर्जी को यूज कर मल्टीप्लाई करता है, इसका डेवलपमेंट होता है, ये ग्रोथ करता है। दैट मीन्स व्हेन इट enters in the body of any type of organism, then the life process starts. इसका जो लाइफ प्रोसेस है वो बॉडी के किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जाने के बाद होता है। आखिर आज वायरस से होने वाले इतने डिजीज सीरियस क्यों होते हैं? तो कारण ये होता है कि जो मेडिसिन यूज करते हैं वो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने के लिए, उसके लाइफ साइकिल को ब्रेक करने के लिए। अगर लाइफ साइकिल को तोड़ दिया जाए, चेन को तोड़ दिया जाए, तो इससे हम रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन वायरस में क्या होता है, इसका अपना वायरस का कोई सेल्फ लाइफ प्रोसेस होता ही नहीं। तो करता क्या है, दे यूज द प्रोसेस ऑफ सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल का जो प्रोसेस होता है उसी को ये यूज करता है। अब अगर डायरेक्टली हम वायरस को नष्ट करने के लिए, इसके लाइफ साइकिल को ब्रेक करने के लिए कोई मेडिसिन यूज करते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारे सेल में होने वाले प्रोसेस को अफेक्ट करता है। यानी अगर कहा जाए सीधे शब्दों में, तो वो सीधा हमारे लाइफ प्रोसेस को अफेक्ट करता है, यानी हमें अफेक्ट करता है। इसीलिए वायरस का जो भी मेडिसिन तैयार किया जाता है उसमें बहुत टाइम लगते हैं और एक अलग प्रकार के, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन तैयार होते हैं, तब जाकर इस पर कंट्रोल होता है। देयर आर मैनी डिजीजेस काउज्ड बाय वायरस। वायरस कैन बी फाउंड इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, इन ह्यूमन बीइंग्स। ये प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स में भी होते हैं।
इसका कोई भी यूजफुलनेस नहीं है। बैक्टीरिया का यूजफुलनेस है जो आगे देखेंगे। वायरस का हमारे लाइफ में कोई भी यूजफुलनेस नहीं है। देर आर मैनी टाइप ऑफ डिजीज काउज्ड बाय वायरस। इन प्लांट्स की अगर बात करें कि प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज होते हैं। प्लांट्स diseases caused by virus. Diseases caused by virus. तो प्लांट्स में कौन कौन से डिजीज होते हैं। टोबैको मोसेक एंड कुकुम्बर मोसेक। टोबैको मोसेक अफेक्ट करता है लीव्स ऑफ टोबैको। ये अफेक्ट करता है लीव्स ऑफ कुकुम्बर। इसे शॉर्टकट में TMB टोबैको मोसेक वायरस कहते हैं, TMB। और इसे CMV कुकुम्बर मोसेक वायरस। तो ये प्लांट में होने वाले डिजीज है जो वायरस के कारण होता है। द डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस इन प्लांट्स टोबैको मोसेक एंड कुकुम्बर मोसेक। एनिमल्स में स्वाइन पॉक्स, फुट, माउथ डिजीज और भी बहुत सारे डिजीज होते हैं जो एनिमल में वायरस के कारण होता है। तो एनिमल में वायरस देने वाले स्वाइन पॉक्स है, फुट डिजीज है, माउथ डिजीज है, ये सारे एनिमल्स में होते हैं। ह्यूमन बींग्स में ह्यूमन बींग्स में होने वाले डिजीज जो है आपका हो गया कोल्ड, हर्ट्स, एड्स, यानी कि प्लांट में भी वायरस से डिजीज होता है, एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमन बींग्स में भी होता है। तो डिजीजेस caused by virus in all plants, animals and human beings। प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स में भी होते हैं। तो वायरस कहा जाए तो ये टोटली सारे लाइफ ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, सम टाइप ऑफ वायरसेस व्हिच अफेक्ट द बैक्टीरिया एंड दैट इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। उसे क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरिया आर अफेक्टेड बाय वायरस। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज क्या है। some viruses affect the bacteria are known as
बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, वैसे कुछ वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है, बैक्टीरिया को प्रभावित करता है, उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो जो वायरस है इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप होते हैं, और अगर कहा तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। ये रड शेप, सर्कुलर, स्फेरिकल, हर टाइप का इसका शेप होता है, यानी कोई एक प्रॉपर फिक्स्ड शेप वायरस के नहीं होता। चलिए, ये तो हो गया आपका टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या क्या देखते हैं हम लोग? फंगी, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस। कहा जाता है कि जितने भी चीजें हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। नहीं, कॉइन हैज टू साइड्स। That means each and everything has both advantage and disadvantage. So here also microorganism useful as well as harmful for us. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। तो सबसे पहले हम लोग यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बातें करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से हमारे लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले फूड बिवरेज में देखेंगे, खाने पीने वाले पदार्थों में क्या यूजफुलनेस होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, स्पेशली बैक्टीरिया का। हम लोग दही जमाने का काम करते रहे, दूध में कुछ दही मिलाते हैं तो पूरा दूध जो होता है दही में कन्वर्ट हो जाता है। कभी हम लोग ये सोचते हैं कि कैसे, क्या होता है इसमें जो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले दूध से दही को बनाना, इस प्रोसेस को कडिंग ऑफ मिल्क कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज नोन एज कडिंग ऑफ मिल्क। अब होता क्या है, मिल्क कंटेन्स बेसिलस। मिल्क में बेसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, बेसिली, एंड इट कंटेन्स कैसिन प्रोटीन। एक कैसिन नाम का प्रोटीन होता है जो मिल्क में होता है। इट कोगुलेट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड। कैसिन याद रखेंगे, मिल्क में क्या होता है, कैसिन नाम का एक प्रोटीन होता है। सबसे पहले कटिंग ऑफ मिल्क, cutting of milk, the process of formation, the process of formation of curd from milk is known as cutting of milk. Milk contains a protein named casein. मिल्क में कैसिन नाम का प्रोटीन होता है,
and it contains lactose. Milk contains lactose. It is a type of sugar. यह एक टाइप का शुगर है, लैक्टोस। अब क्या होता है कि जैसे ही हम मिल्क को गर्म करते हैं, वार्म करते हैं, तो बैक्टीरिया जो है, बैसिली बैक्टीरिया वो प्रोड्यूस होने लगता है, डेवलप होने लगता है। तो यह क्या करता है, लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ड्यूरिंग द कटिंग ऑफ मिल्क, lactose is converted into lactic acid. लैक्टोस इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोस जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। किस बैक्टीरिया के कारण? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टोस शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो ये जो कैसिन नाम का प्रोटीन है, कैसिन, CASEIN, कैसिन को कोगुलेट करता है। कोगुलेशन पढ़े होंगे नहीं? कोगुलेशन क्या है? इसमें जो सॉलिड पार्ट्स ऑफ मिल्क होता है वो ज्वाइंट हो जाता है और स्वैलोड हो जाता है और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सीक्रेट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे ही कैसिन का कोगुलेशन होता है तो मिल्क में जो सॉलिड पार्ट्स होते हैं वो ज्वाइंट होकर वो कर्ड फॉर्म करते हैं और वाटर सीक्रेट कर देता है। या कहें कि ड्यू टू द कोगुलेशन ऑफ कैसिन कर्ड इज फॉर्म। कैसिन के कोगुलेशन से दही बन जाता है। तो इसमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट था। एक लैक्टोस, नहीं, कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है मिल्क में? लैक्टोस। कौन सा बैक्टीरिया होता है जो अलग से दही उसमें मिलाते हैं, वो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इसलिए कहते हैं क्योंकि लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो बैसिली बैक्टीरिया को यहाँ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। It converts lactose into lactic acid. लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से दही बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। तो क्या क्या चीजें थे? मेन पॉइंट पर आप गौर करोगे कि मिल्क में लैक्टोस नाम का शुगर होता है, मिल्क में कैसिन नाम का प्रोटीन होता है, इसमें बैसिली बैक्टीरिया जैसे ही ऐड होता है वार्म कंडीशन में। अब इसको दही बनने में 4 से 5 घंटे लगते हैं और कुछ डिपेंड करते हैं सीजन पर। सीजन कैसा है, गर्मी का है, बरसात का है या ठंडे का है, उस पर डिपेंड करता है क्या टाइम लगेगा। जनरली यह जो लैक्टोबैसिलस है इसका ग्रोथ वार्म मिल्क में होता है, यानी हल्का सा गर्म होना जरूरी होता है, उसी में यह डेवलप करता है। तो लैक्टोस का लैक्टिक एसिड में फॉर्मेशन, कैसिन का कोगुलेशन, ये दो प्रोसेस मेन होते हैं कटिंग ऑफ मिल्क। मिल्क के बनने में यानी दही के जमने में इसका मेन रोल होता है। तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। आगे देखेंगे यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। दैट्स